ये सभी वीडियो देखने के लिए YouTube पर टाइप करें पुलिस पाठशाला, जाएं मेरे चैनल पर और उसके बाद टैप करें प्लेलिस्ट में। यहाँ पर आप मेरे सभी वीडियो देख सकते हैं जिसमें ट्रैवलिंग, करंट अफेयर्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन और अदर वीडियो। और आपका स्वागत है आपकी YouTube चैनल पुलिस पाठशाला में। आज ट्रैवलिंग सीरीज़ की इस वीडियो में हम लोग पहुंचे हैं राम राजा की नगरी ओरछा में। आप जो मेरे पीछे किला देख रहे होंगे ये ओरछा का किला है। और इसके पहले हम लोग जो गढ़ कुंडार गए थे वो पहले बुंदेलों की राजधानी हुआ करता था, लेकिन उसके बाद राजा बीर सिंह बुंदेला के द्वारा उस राजधानी को यहाँ पे रुद्रदेव ने इसको बनवाया और रुद्रदेव ने फिर ओरछा को एक नई राजधानी के रूप में स्थापित किया। ये बुंदेलों का सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत किला हुआ करता था और ये किला अपने अंदर कई महलों को, कई मंदिरों को समेटे हुए है। ये काफ़ी प्रसिद्ध नगरी है, भगवान राम राजा के नगरी के रूप में ये प्रसिद्ध है। तो हम लोग चल के देखेंगे इस किले की भव्यता को। और ये किला मुगलों और बुंदेलों की मित्रता का भी प्रतीक रहा है। और ये मेरे सामने आप देख रहे होंगे, ये आप सामने जो मंदिर देख रहे हैं ये चतुर्भुज मंदिर है और ये सामने जो रास्ता जाता है ये जाता है राम राजा मंदिर की ओर। तो ये जो चतुर्भुज मंदिर था वो भगवान राम की प्रतिमा के लिए बनवाया गया था, लेकिन जब एक बार इस सामने की जो रसोई थी, इसको रसोई थी पहले एक रानी की, वहाँ पे इस मंदिर को, मूर्ति को एक बार स्थापित कर दिया गया। तो बाद में जो नवनिर्मित मंदिर था चतुर्भुज मंदिर, वहाँ पे स्थापित नहीं किया गया। तो चलिए हम लोग जानेंगे इन सब चीज़ों को डिटेल में। और अब लोग हम जानते हैं इस किले के बारे में। ये किला जो है ये 16वीं शताब्दी में बनवाया गया था। ये किला हमेशा से बुंदेलों और मुगलों की मित्रता का प्रतीक रहा है। और जब यहाँ के राजा बीर सिंह बुंदेला थे उस समय जहांगीर जो था वो राजकुमार था और जहांगीर और बीर सिंह बुंदेला की मित्रता बहुत गहरी थी। तो जहांगीर को हमेशा ये लगता था कि अकबर किसी और राजकुमार को मुग़ल बादशाह घोषित ना कर दें। इसी वजह से उन्होंने जो अकबर के एक प्रमुख और एक बहुत अच्छे सेनापति थे अबुल फजल, तो अबुल फजल की हत्या करने के लिए उनने बीर सिंह बुंदेला से बात की और बीर सिंह बुंदेला ने उनसे एक वचन दिया उनको। और उस वचन को निभाने के लिए बीर सिंह बुंदेला ने अपने राज्य की सारी सत्ता दांव पर लगा दी, क्योंकि इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं थी कि जहांगीर ही आगे जाके बादशाह बनेगा। लेकिन अबुल फजल की हत्या करना बीर सिंह बुंदेला के लिए बहुत बड़ा आत्मघाती एक निर्णय साबित हो सकता था। लेकिन बीर सिंह बुंदेला ने बहुत ही बहादुरी से मुग़ल शिविर पर हमला किया और उसके सेनापति अबुल फजल को बहुत ही निर्दयता से मारकर अपनी मित्रता का परिचय दिया। और इसके बाद जब जहांगीर बादशाह बनता है तो मुगलों और बुंदेलों की जो मित्रता है वो बहुत चरम पर होती है। और इसी खुशी में बीर सिंह बुंदेला यहाँ पर जहांगीर के लिए एक विशेष महल का निर्माण करते हैं जिसको जहांगीर महल कहा जाता है। ग्वालियर में भी एक जहांगीर महल है और यहाँ पर जहांगीर सिर्फ एक दिन के लिए आए, लेकिन ये जहांगीर महल मुगलों और जो बुंदेला राजपूत थे उस शैली का एक मिश्रण है। एक उनकी जो वास्तुकला है उसका एक अनुपम उदाहरण है, जहाँ पे मुगल और बुंदेला दोनों वास्तु कला शैलियों का मिश्रण मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे एक सूचना है और यहाँ पे कुछ महल है, ऊँट खाना, हमाम खाना, जहांगीर महल, राजा महल और दाऊजी की कोठी। राजा महल काफ़ी विशाल एक महल है जहाँ पे यहाँ के राजकुमारों का
और यहाँ के राजा का निवास स्थल हुआ करता था। इसके बाद जहांगीर महल भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ ये मुख्य प्रवेश द्वार है और यहाँ से हम लोगों को लगभग यहाँ टिकट घर है, आपको यहाँ टिकट लेना पड़ेगा, 10 या 20 रुपए का टिकट है। और टिकट के बाद जो बाईं तरफ है, बाईं तरफ यहाँ के मुख्य उसका दरवाज़ा है गेट का। तो चलिए चलते हैं हम लोग अंदर। ये इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। अभी हम लोग आए थे, ये बाहरी 4 दीवार का प्रवेश द्वार था और इसके बाद ये इस ओरछा के किले का ये मुख्य द्वार है। ओरछा का नाम ओरछा होने से कई कारण हैं। एक मंदिरों का समूह है, कई मंदिर यहाँ पे एक साथ मंदिर के साथ कई महल यहाँ पे एक साथ बनाए गए हैं। जो बुंदेला राजकुमार होते थे, उन राजकुमार के लिए अलग अलग महल बनाया जाता था। ये आप जो महल देख रहे होंगे, ये दीवान आम महल है जो जनता के लिए बनवाया गया था और इसको मधुकर शाह ने बनवाया था। ये आप जो महल देख रहे होंगे, ये बुंदेला जो वास्तुकला थी उसी के अनुसार इसको दीवान आम कहा जाता है। और ये आम जनता के लिए जब दरबार लगता था तो उसमें उसके लिए बनवाया गया था, जहाँ पे जनता अपनी समस्याएं लेके यहाँ पे आती थी। और ये दीवान आम है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे किसी समय राजा यहाँ बैठते होंगे और यहाँ से जो दरबारी होते होंगे वो यहाँ बैठते होंगे, जनता यहाँ बैठती होगी और इस दीवान आम में राजा बैठकर न्याय करता होगा। ये पिलर कितने मजबूत बनाए गए हैं और इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो सुंदर यहाँ पे पेंटिंग की गई है। ये दीवान आम है, बहुत ही सुंदर इसमें पेंटिंग की गई है। अभी इसकी स्थिति थोड़ी सी जीर्ण शीर्ण है। इसके बाद ये जो दीवान आम देख रहे होंगे, ये मधुकर शाह ने इसका निर्माण कराया था और इसका निर्माण जो साधारण जनता है उसको राजा से जोड़ने के लिए इस दीवान आम का निर्माण कराया गया था। इसमें आप 3 स्तर देख सकते हैं, सबसे उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निचला स्तर। यहाँ से जो राजा थे वो सीधे अपने निवास स्थान से सीधे दीवाने जो आम है उसमें प्रवेश करते थे। उनके दरबारी इस स्तर पर बैठते थे और जो जनता होती थी वो इस स्तर पर, निचले सबसे तृतीय स्तर पर बैठते थे। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हाथी, बारहसिंगे, घोड़े, शिकार के दृश्य, दरबार के दृश्य, इस प्रकार के दृश्यों को बहुत ही सुंदर तरीके से दीवान आम में बनाया गया है। तो चलिए इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे जहांगीर महल की ओर। ये आप देख रहे होंगे, ये राजा महल है जिसका निर्माण जो रुद्र प्रताप के लड़के थे भारती चंद्र, उनने करवाया था और इस निर्माण को पूरा मधुकर शाह ने करवाया। मधुकर शाह काफ़ी ताकतवर एक राजा थे और इसमें कई इसकी जो दीवारें हैं वो किले नुमा हैं, जहाँ पे आंतरिक और बाहर सब प्रकार की सुरक्षा इसमें प्रदान की गई है। आप ये देख रहे होंगे, ये जो राजा महल है उसका एक आंतरिक दृश्य है। और ये राजा महल जो होता था इसका निर्माण रुद्र प्रताप सिंह ने इसकी नींव डाली थी। इसके बाद उनके पुत्र थे जो भारती चंद्र, उन्हें इसके निर्माण को आगे बढ़ाया और उसके बाद फिर जो उनके भाई थे मधुकर शाह, उसने इसके निर्माण को पूरा कराया। और ये एक 5 मंजिला इमारत है। इसमें दीवान आम, दीवान खास इसमें भी बनाए गए हैं। और जो दीवान आम जो हम लोगों ने बाजू में अभी देखा था वो इसका ही भाग है और राजा यहाँ से सीधे अपने निवास स्थान से सीधे वहाँ जाते थे। एक शाही महल है और जहाँ पे राजा निवास करते थे और काफ़ी इसमें 2 या 3 जो पीढ़ी आई उनने इसमें लगातार निर्माण करा। आप देख सकते हैं इसकी विशालता को कि ये कितना विशाल है। ये बरसात का मौसम, लोग चलते हैं अंदर। इस महल में भी सुंदर ये चित्रकारी है, दरबार के दृश्य हैं उनका चित्रांकन किया गया है। दरबार के दृश्य हैं, शिकार के दृश्य हैं, इन सब का चित्रांकन बहुत ही सुंदरता से किया गया है। ये एक बड़ा प्रांगण होता था, खासकर जो बुंदेला वास्तुकला है उसमें देखा जाए तो एक बड़ा सा यहाँ पे प्रांगण हुआ करता था और उस प्रांगण के चारों तरफ ऐसे महल बनाए जाते थे। आप देख सकते हैं कितना विशाल है। ये लगभग 5 मंजिला एक महल है और काफ़ी सुंदर इमारत है। और उस समय से लेकर लगभग 400 साल बाद आज भी अगर देखा जाए तो ये उसी विशालता के साथ अपनी स्वरूप को बनाए हुए हैं। इसमें कई महल शामिल हैं और यहाँ पे जो दरबार हुआ करता होगा, राजा साहब सामने यहाँ बैठ के इसका जो भी कार्यक्रम होता था उसको देखा करता होगा। ये कुछ फव्वारे हैं जो उस समय एक फव्वारे के रूप में काम करता होगा, गुरुत्वाकर्षण
बल का प्रयोग किया जाता होगा यहाँ पे पानी की सप्लाई करने के लिए। तो कई रास्ते हैं जाने के लिए। ये इस तरफ अगर आप देखें तो ये दीवाने आम का रास्ता है यहाँ पे, और यहाँ से राजा सीधे दीवाने आम में प्रवेश करते थे। और ये देखिए ये महल, ये काफ़ी ऊंचा 5 मंजिला ये महल है, और इसके नीचे एक और मंजिल है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल नीचे जाते थे, शायद सैनिकों की बैरक वहाँ पे हुआ करती थी, सैनिक रहते थे। इसमें काफ़ी गुंबज है, इसको किले नुमा है, इसको पूरी तरीके से सुरक्षित बनाया गया है। ये देखिए काफ़ी विशाल महल है ये राजा महल, इसको जीर्णोद्धार किया गया है। हम लोग इसकी कलाकृतियों को देखेंगे। ये महल बहुत ही सुंदर महल है, और ये आप देख सकते हैं कि सुंदर पेंटिंग्स को जो अभी काफ़ी मात्रा में मिल गई हैं। सुंदर पेंटिंग अभी आप देख रहे हैं इस किले में। ये तलवार के दृश्य हैं, राजा यहाँ पे ऊपर विराजमान है और उनके तलवार यहाँ पे आसपास है। ये शिकार के दृश्य हैं। अभी काफ़ी भीड़ है इस समय, क्योंकि अभी ये पहला दिन है जब काफ़ी समय बाद इस महल को खोला गया है। ये आप दरबार के दृश्य देख सकते हैं। भगवान राम का दृश्य है, जिसमें हनुमान जी भी हैं, और साथ में उनके जो भाई हैं, 3 भाई, वो यहाँ पे खड़े हैं, सीता माता खड़ी है। तो ये सुंदर दृश्य खासकर महाभारत और श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, ये श्री कृष्ण की लीलाएं आप समझ सकते हैं। तो कृष्ण की और भगवान राम की जो लीलाएं हैं उस पर ये आधारित है। इसकी पेंटिंग्स अधिकतर बहुत ही सुंदर पेंटिंग, 400 साल बाद भी अपने उसी स्वरूप को ये बनाए हुए आप देखेंगे। तो ये बिल्कुल कलर से बनाए गए, प्राकृतिक कलर उस समय होते थे, केमिकल कलर कुछ नहीं होता था तो उस समय। और अभी अगर इनकी दीवारों को टच करें तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे संगमरमर से इनको बनाया गया है, लेकिन ये उस समय सिर्फ चूने पत्थर का प्रयोग करके ही ये बनाए गए थे। तो ये राजा का महल है, काफ़ी सुंदर है। अगर आप शौकीन हैं वास्तुकला के तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। काफ़ी सुंदर ये महल है। आप देखिए काफ़ी दृश्य है यहाँ पे शिकार के, और हर चीज़ के भगवान विष्णु के अवतार है। ये ब्रह्मा जी है, भगवान विष्णु है, और उनका किसी राक्षस से युद्ध चल रहा है, ये देखिए। तो ऐसे काफ़ी इतने सुंदर दृश्य यहाँ पर पूरे किले में ये बनाए गए हैं। चलिए राजा महल से हम लोग बाहर चलते हैं, और यहाँ आप देख रहे होंगे ये काफ़ी, यहाँ से हम लोग सीढ़ियों से जा सकते हैं ऊपर, और जाने के बाद कई रास्ते हैं इसके। यहाँ से हम लोग चलते हैं ऊपर, और जाने के बाद कई मंजिलें हैं इसकी जो हम लोग घूम सकते हैं। इसकी 5 मंजिलें हैं, और इसके चारों तरफ ये जो बुर्ज बनाए गए हैं, यहाँ पे सैनिक तैनात होते थे, और सैनिक इस किले की रक्षा करते थे। आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो अफ़गानिस्तान से लाई गई जो नीले पत्थर है, उससे की सुंदरता को और बढ़ाया गया है। तो इसी तरीके से सकरे रास्ते हैं, जहाँ पे आप पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिलों पर आसानी से यहाँ जा सकते हैं। चलिए चलते हैं ऊपर। ये रास्तों की एक भूल भुलैया जैसी है, काफ़ी रास्ते हैं जो भी बंद कर दिए गए। ये आप देख सकते हैं इस पिलर की मोटाई को, इस पिलर की मोटाई। ये हम लोग अभी दूसरी मंजिल पे हैं, और इतने मोटे पत्थर के पिलर यहाँ पे बनाए गए हैं, तो आप इसकी मजबूती का अंदाज़ा लगा सकते हैं तो बनाने में कितना खर्च आया होगा। और जो इसकी सुंदर वास्तुकला है, ये इसकी मेहराब देखिए आप। इस मेहराब के द्वारा ही इतना बड़ा हॉल इस वजन को सह पाता था। इस मेहराब के कारण इसका जो वजन होता था वो इसके पिलर पे डिवाइड हो जाता था। और इस तरीके से हम लोग पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं मंजिल पर जा सकते हैं। सबसे ऊपर सबसे सुंदर नज़ारा दिख रहा है। इस समय बरसात है, इसलिए अभी वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। तो आप लोग देख सकते हैं, आसानी से आप यहाँ से आ सकते हैं। काफ़ी सीढ़ियाँ हैं, यहाँ भी सीढ़ियाँ, हर तरफ से सीढ़ियाँ हैं। ये रास्तों की एक भूल भुलैया जैसी है, आप कहीं से भी यहाँ ऊपर जा सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोगों के लिए बहुत कुछ देखना बाकी है। तो इस विशाल राजा महल के बाद हम लोग चलते हैं आगे, जहाँ पे जहांगीर महल और अन्य महल है। ये है राजा महल के बाहर जाने का रास्ता। इसके बाद हम लोग, ये आप देख रहे होंगे, ये है जहांगीर महल, जिसका निर्माण वीर सिंह बुंदेला ने, जो मुग़ल बादशाह थे जहांगीर, उनके स्वागत में किया था। और उनके स्वागत में जो हाथी हैं, 2 हाथी उनके स्वागत करते हुए दिख रहे हैं। ये पूरा मुग़ल शैली में आप देख रहे होंगे, पूरा मुग़ल शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। और जहांगीर सिर्फ एक दिन के लिए आए
उनके लिए इस विशाल महल का निर्माण किया गया। ये इतना विशाल महल जो पत्थरों और ईंटों से बनवाया गया है, ये काफ़ी सुंदर कारीगरी। ये हाथी देखिए आप, ये जो शुद्ध ये पत्थर के हाथी बनाए गए हैं। ये हाथी अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये अगर आप देखेंगे और अगर आप कला के पारखी हैं तो आप देखिए कि इस विशाल बलुआ पत्थर के हाथी को कितनी सुंदरता से गढ़ा गया है। और आप इसमें आसानी से मुग़ल और हिंदू जो वास्तुकला है उसका उदाहरण आप देख सकते हैं, क्योंकि मुग़ल वास्तुकला में आपने ये जो वो देखे होंगे, ये जो मेहराबों का प्रयोग है ये देखा होगा, लेकिन वहाँ पे किसी भी जानवर की मूर्तियों का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए लेकिन जो वीर सिंह बुंदेला थे उनने यहाँ पे हिंदू और मुग़ल दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया। अगर आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 मोर हैं, जबकि मुस्लिम जो संस्कृति थी यहाँ भी मोर है। और काफ़ी सुंदर ये आप देख सकते हैं इस महल की इतनी विशालता को। तो इसमें अगर आप समझ जाएंगे, ये आपको लाल किले की याद दिलाता होगा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं सब हिंदू और मुग़ल वास्तुकला का उदाहरण है, जो बुंदेलों और मुग़लों की मित्रता को दर्शाता है। काफ़ी पत्थर पर कितनी सुंदर ये कारीगरी की गई। आप ऐसा समझ रहे होंगे जैसे कपड़े पे की गई हो। आप इसका एंगल देखिए, इस एंगल कितने शानदार तरीके से इसके एक एक किनारे को काटा गया है और लगभग सबके जो कोण है वो बिल्कुल बराबर है। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक पत्थर है और इस पत्थर को इतनी सुंदरता से इस जैसा रूप दिया गया है। पूरा पत्थर के एक एक इंच पे कितनी सारी कारीगरी है। ये आप इसका प्रवेश द्वार देखिए। चलिए चलते हैं इस विशाल किले के, इस विशाल महल के अंदर। ये देखिए यहाँ पे हाथी, ये आप जो देख रहे होंगे ये पत्थर नहीं है, ये जो है ये लकड़ी है। ये इसकी आवाज़ आएगी तो ये लकड़ी है। और ये लकड़ी आप देखिए कि इतने सालों से यहाँ पे इतनी सुंदर तरीके से इस लकड़ी पे इतनी कारीगरी की गई है कि अभी तक इस लकड़ी में कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। ये देखिए कितने सुंदर तरीके से हाथियों को, बाकी चीज़ों को यहाँ पे बनाया गया है। इसके अलावा ये प्रवेश द्वार रहा और यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा है अभी। तो चलिए चलते हैं इस जहांगीर महल के अंदर, जहाँ पे जहांगीर सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए आए और उनके लिए इतने विशाल किले का निर्माण बुंदेला राजा ने किया। ये देखिए आप देख रहे होंगे ऐसे, ये लगभग 3-4 मंजिला एक इमारत है। यहाँ पे चारों तरफ नक्काशी भरी हुई है। आप इसमें देखें, ये जो पिलर हैं ये दिख रहे हैं, ये हाथी हैं, जो ऐसा दिख रहा है कि जैसे हाथी इस पूरे महल को साधे हुए हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं चारों तरफ ये हाथी जैसी आकृतियाँ इसमें बनाई गई हैं। हाथी यहाँ की शक्ति का प्रतीक है, इसलिए यहाँ पे हाथी बनाए गए हैं। और ये यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे अंदर, वहाँ पे एक विशाल फव्वारा बनाया गया था, जिससे बहुत ही सुंदर जो खुशबू वाले जो पानी होता था वो आता था और इस महल की सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ाता था। और यहाँ पे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था तो राजा अपने वहाँ बैठ के, अपने महल में बैठ के यहाँ देख सकते थे। ये कुछ आप देख रहे होंगे जहाँ से राजा, शायद रानियाँ यहाँ पे बैठती होंगी। और ये 2-3 मंजिला इमारत है, विशाल इमारत है। ये हम लोग जहाँ से आए हैं, ये इसका फ्रंट डोर है और इसके बाद में इसका बैक डोर है। तो ये चारों तरफ आप ये देख रहे होंगे, शायद अफ़गानिस्तान से जो टाइल्स आती है, जो नीला पत्थर आता था, उसका प्रयोग यहाँ की सजावट में किया गया है। कुछ कुछ इसके अवशेष अभी भी हैं, बाकी काफ़ी कुछ तो नुकसान हो गया। और चलिए हम लोग चलते हैं इसके ऊपर। ये सकरे द्वार, सकरे और अंधेरे द्वार हैं, जहाँ से आप इसकी पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर जा सकते हैं। इसकी ये हम लोग, और इसके नीचे एक तहखाना भी है। आप देखिए ये तहखाना है जहाँ पे इसका प्रयोग शायद सैनिकों के लिए, अन्य चीज़ के लिए किया जाता होगा। वहाँ पे काफ़ी तो ये इसकी पहली मंजिल है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल हवादार कक्ष बनाए गए हैं, जहाँ पे जो शाही लोग होते थे, जो परिवार होता था वो रुकता था। और इसके अलावा जो सैनिक होते थे वो भी यहाँ पे रुकते थे। इनको देखकर हम उन राजाओं की भव्यता का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एक व्यक्ति के लिए इतना विशाल महल होता था, और ये महल उनकी ऐश्वर्य के और वैभव के प्रतीक होते थे, जो अन्य राजाओं को दिखाने के लिए होते थे। ये देख सकते हैं आप, नीचे एक तहखाने हैं, कई तहखाने हैं। ये इसकी पहली मंजिल है और इसके ऊपर हम लोग फिर से चलेंगे और ऊपर चलते हैं। ये हम लोग दूसरे मंजिल की ओर जा रहे हैं।
ये कहा जाए कि तीसरी मंजिल है। तो यहाँ देखिए चारों तरफ यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई गई थी, लेकिन अभी यहाँ पे वो नष्ट हो गई हैं कुछ पेंटिंग्स। चारों तरफ ये विशाल पत्थरों से बनाए हुए ये कमरे हैं। जहाँ तक जाइए आपको कमरे ही कमरे दिखेंगे। इसका उपयोग किस चीज़ के लिए होता था ये देखिए। जहाँ तक भी आप जाएंगे ये सुंदर कक्ष दिखाई देंगे। ये तल रहा, इसके चारों ओर ऐसे ही कक्ष बनाए गए हैं। अब हम लोग कोशिश करते हैं, ये देखिए ये सुंदर बुर्ज है, इस बुर्ज की तरफ हम लोग चलते हैं। चारों तरफ बिल्कुल ऐसे ही बुर्ज है। ये आंगन में आपको फिर से दिखाता हूँ, ऐसे ही बुर्ज इस आंगन के चारों तरफ बनाए गए हैं। इसके ऊपर की मंजिल से ये ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं इसकी चौथी मंजिल की ओर। ये रास्ते में देखिए बिल्कुल सीढ़ियाँ बिल्कुल खड़ी हैं। आज के ज़माने में इसका निर्माण सोचना भी मुश्किल है। ये विशाल बेतवा नदी है। ये हम लोग इसके चौथे तल की तरफ आ गए हैं। ये आप जो देख रहे होंगे ये ऊँट खाना है, जहाँ पे ऊँटों को बांधा जाता था। और ये अभी हम लोग जहाँ से फोटो ले रहे थे, वीडियो बना रहे थे, वो है। ये इन बुर्जों पर सैनिक इनकी सुरक्षा के लिए तैनात होते थे। और ये जो दरवाज़ा आप देख रहे होंगे, यहाँ से बड़े बड़े रथ, हाथी, घोड़े यहाँ से ऐसे करके और महल में प्रवेश करते थे। ये वो बेतवा नदी देख रहे होंगे आप विशाल। और इसके नीचे जो देख रहे होंगे कई महल हैं। हम लोग यहाँ से जाके ऊँट खाने के बाद जो महल है उनमें भी आपको ले चलेंगे। तो अभी हम लोग ये देखिए हम लोग ऊपर पहुँच गए हैं। आप देख रहे होंगे वो आंगन है और इस आंगन के चारों तरफ ये ऐसे 4 बुर्ज, विशाल बुर्ज बनाए गए हैं। और ये गुम्बद आप देख रहे होंगे ये मुग़ल वास्तुकला है। और इसको ये आप जो देख रहे होंगे पूरी तरीके से विशुद्ध मुग़ल वास्तुकला है। लेकिन इसको बुंदेलखंड के रंग में, बुंदेलखंड राजपूत की जो संस्कृति शैली होती थी उसके रंग में रंग दिया गया है। इसमें ज्यामिति का बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है। लेकिन ये गुम्बद जो है वो पूरा मुस्लिम आर्किटेक्चर है और इसमें बहुत सारा हिंदू आर्किटेक्चर को भी इसमें मिला दिया गया है। तो अगर आप इसके शौकीन हैं तो आप इसको समझ सकते हैं। ये हम लोग इस महल के सबसे ऊँचे भाग पे अभी हैं। तो यहाँ से आप जहाँ देखेंगे चारों तरफ आपको विशाल बुर्ज दिखाई देंगे। इस महल की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। रेलिंग देख रहे होंगे आप काफ़ी झुक गई है। ये विशाल हॉल है और एक मंजिल और शायद हम लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं। ये विशाल हॉल है जो वहाँ के उस समय के राजाओं के लिए बनाया गया होगा, राजा रानियों के लिए। ये विशाल हॉल है। ये एक बहुत ही अच्छा फव्वारा है जो उस समय काफ़ी सुंदर था। और ये जो आप जगह देख रहे होंगे, हर जगह ये छेद जो देख रहे होंगे ये नीचे के तहखानों के लिए बनाए गए हैं। चलिए तो इस विशाल जहांगीर महल को अलविदा कहते हैं और चलते हैं अन्य जो महल है उनकी ओर। यहाँ से पूरा सुंदर नज़ारा आप पूरे ओरछा का देख सकते हैं। और यहाँ पे जंगल में भी काफ़ी मंदिर यहाँ पे राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। ये देख सकते हैं आप ये और एक बीच नदी में कुछ मंदिर है देखिए आप। तो ये पीछे का रास्ता है। चलिए हम लोग चलते हैं अब इस किले से, इस महल से बाहर और ऊँट खाने की ओर। इस सामने ये जो इमारत है इसको ऊँट महल कहा जाता था। और ऊँट महल इस कारण से क्योंकि यहाँ पे जो शाही सेना के जो ऊँट होते थे उसको यहाँ पे बांधा जाता था। और ये अभी खंडर अवस्था में है। यहाँ से फिर नीचे उतर के हम अन्य महल की ओर जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऊँट महल को। यहाँ पे कुछ जानकारी है। ऊंची चट्टान पर वर्गाकार योजना का यह स्मारक बोलता 16वीं सदी में। पहले ये जो इमारत थी ये झूले डालने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। ये आप देख रहे थे कुछ कुंदे। लेकिन बाद में यहाँ की जो सैन्य शक्ति थी उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे कई रास्ते पीछे से जोड़े गए और इस स्थान का प्रयोग ऊँटों को बांधने के लिए किया जाता था। आप देख रहे होंगे ये रास्ते, ये जो गेट है ये ऊंचे तो हैं लेकिन ये सकरे हैं। तो हाथी के लिए तो ये ज़्यादातर प्रयोग नहीं होते होंगे, इसलिए इसका प्रयोग मुख्यतः ऊँटों को बांधने के लिए किया जाता था। ऊँट एक ऐसा प्राणी होता है जो सेना का अभिन्न अंग होता था उस समय। और तोपों को लादने में और तोपों के अलावा
जो सैन्य साजो सामान होता है, गोला बारूद होता है, उसको लादने के लिए भी ऑटो का प्रयोग किया जाता था। विशाल खंबे से ये महल बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं अगले महल की ओर। ऊंट महल और जहांगीर महल के बाद हम लोग ये अन्य महलों की ओर जा रहे हैं। काफ़ी सारे महल जो राजाओं की पीढ़ी और राजकुमारों के द्वारा बनवाए गए थे, तो ये वो महल हैं और काफ़ी सारी कहानियाँ इन महलों के साथ में जुड़ी हुई हैं। तो इन महलों के साथ में हम लोग वो कहानियों को भी जानेंगे। इमारत है वो हमाम खाना है और ये हमाम खाना वीर सिंह मुद्दला के द्वारा बनवाया गया था। हमाम खाना एक अष्टकोणीय इमारत है जहाँ पे काफ़ी सारे कक्ष इसमें बने हैं और ये मुग़ल शैली का भी इसमें एक संयोजन है। हमाम खाना हो सकता है किसी एक नहाने की जगह हो या जो भी हो। तो ये हमाम खाना ये ऊपर से रोशनदान बना है, एक अष्टकोणीय है। आप देखेंगे 1 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण, 5 कोण, 6 कोण। तो ये जो ज्यामिति थी वो मुग़ल वास्तुकला की विशेषता थी। मुग़ल वास्तुकला में खासकर इस ज्यामिति का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद में ये कुछ स्विमिंग पूल जैसी कुछ संरचना बनी है और इस हमाम खाने का प्रयोग शायद राजाओं के जो शाही स्नान के लिए ही प्रयोग किया जाता होगा। ये देखिए यहाँ पे एक ये रहा और एक ये रहा। चलिए चलते हैं हमाम खाने से बाहर। अब ये जो आप महल देख रहे हैं राय प्रवीण महल है। तो इसके बाद जो यहाँ के कार्यवाहक राजा थे राजा इंद्रजीत, तो राजा इंद्रजीत ने जो उनकी प्रेमिका थी और जो उनका रंगशाला होती थी, उस रंगशाला की जो प्रधान नर्तिका थी वो थी राय परवीन। तो राय परवीन के लिए उन्होंने इस जो महल है इसका निर्माण कराया था। और राय प्रवीण एक काफ़ी अच्छी नृत्यांगना थी, उनकी रंग महल की प्रमुख थी। और इसके अलावा जो आपने कवि केशवदास का नाम सुना होगा, कवि केशवदास मध्य प्रदेश के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। वो राजा इंद्रजीत के दरबारी कवि थे और उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था कवि प्रिया। तो जो कवि प्रिया है वो ग्रंथ जो है वो राय प्रवीण और उनकी जो प्रेमिका थी राय प्रवीण और जो राजा इंद्रजीत थे, इन दोनों की प्रेम कहानी उन्होंने इस ग्रंथ में वर्णन किया है। और केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता था। तो चले चलते हैं इस राय प्रवीण मन के अंदर। ये जो महल है ये 2 मंजिला महल है, जहाँ पे प्रथम तल पे देखा जाए तो एक 2 यहाँ पे बरामदे हैं और इसके बाद यहाँ पे और भी संरचनाएं बनी हैं। इसके दूसरे तल पे और भी कुछ झरोखे बने हैं। इसमें राय प्रवीण कविताएं लिखा करती थी। और ये कुछ ऐसे स्नानगार हैं, ये देखिए आप, ये स्नानगार, और हो सकता है पानी की स्टोर करने के लिए भी इसको बनाया जाता होगा। काफ़ी संख्या में यहाँ पे चारों तरफ ऐसे टंकी बनी हुई हैं और ये शायद एक जलाशय के रूप में प्रयोग की जाती होगी। और इसमें साथ में इन दोनों की जो चित्रकलाएं थी उनको भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। प्रथम तल है, यहाँ पे 2 बरामदे हैं, एक बरामदा ये रहा और एक और इसके साथ वाला एक और बरामदा है, कुछ झरोके हैं। और इसके बाद आप यहाँ देख रहे होंगे काफ़ी पेंटिंग्स यहाँ पे बनाई गई हैं। और इसके दूसरे तल पे भी हम लोग चलते हैं। दूसरे तल पे काफ़ी पेंटिंग्स इसमें बनाई गई हैं जो राय प्रवीण और राजा इंद्रजीत के लिए ही बनाई गई थी। दूसरे तल के लिए रास्ता है। दूसरा तल काफ़ी सुंदर बनाया गया है। ये देखिए इसकी ऊंचाई काफ़ी है। और ये तल, ये जो महल था वो बिल्कुल शाही किले के सामने बनाया गया था। ये काफ़ी सुंदर पेंटिंग्स है इसमें। राय प्रवीण नृत्य कर रही है और इसके अलावा राजा इंद्रजीत की कुछ पेंटिंग्स हैं जिसमें वो घोड़े पर सवार है। ये महल उन सुंदर पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है। पेंटिंग्स कुछ कुछ नष्ट हो गई हैं लेकिन कुछ कुछ अपने उसी स्वरूप में अभी भी विद्यमान है। सब के सब प्राकृतिक कलर का प्रयोग इसमें किया गया है। यही प्रमुख नृत्यांगना थी। और ये आप सामने देख रहे होंगे जहांगीर महल है। और जहांगीर महल यहाँ की सब जो राजा महल है उससे भी ज़्यादा भव्य इमारत है। इसको बनाने में कई साल लग गए होंगे। और जो आप सामने देख रहे हैं वो लक्ष्मण मंदिर है और ये राम राजा मंदिर,
इस तरफ भी हम लोग चलेंगे तो ये पेंटिंग्स हैं कुछ, इस यहाँ की भी देखते हैं। ये कमरा काफ़ी बुरी हालत में है। वर्तमान में कुछ झरोके होते थे जहाँ पे राय परवीन बैठा करती थी। इसके ऊपर भी छत पे जाया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं अगले मंदिर, अगले महल की ओर। ये देखिए ये बगीचा भी बनाया गया। इसको काफ़ी समय लगा, 16वीं-17वीं शताब्दी में इसमें काफ़ी चीज़ें जुड़ी भी गई। और ये जो आप सामने महल देख रहे होंगे, बिल्कुल सामने, वो भी इसी महल का हिस्सा हुआ करता था। ये श्याम दउआ की कोठी है जो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, काफ़ी जर्जर अवस्था में है और ये लगभग गिरने वाली है। चलिए चलते हैं आगे। ये आप देख रहे होंगे ये जहांगीर महल है और इस जहांगीर महल के इस तरफ ये राम राजा मंदिर ये नीचे रहा और ये है लक्ष्मण मंदिर। इसकी कहानी ऐसी है कि मधुकर शाह की जो पत्नी थी वो बहुत बड़ी राम भक्त थी, तो उन्हें एक विशाल राम मंदिर का निर्माण कराना था। कई कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा समझें तो वो अयोध्या गई और अयोध्या में सरयू नदी के किनारे जब मधुकर शाह वहाँ पे उनको मथुरा वृंदावन ले जाना चाहते थे, लेकिन वो राम भक्ति थी, तो उनने वहाँ पे अयोध्या चलने के लिए कहा, लेकिन दोनों में लड़ाई हो गई तो बात विवाद हुआ और मधुकर शाह ने मजाक उड़ाया कि अगर तुम ऐसा इतनी बड़ी भक्त हो तो अपने भगवान राम है उनको यहीं लेके आओ। इसके अलावा उनकी जो पत्नी थी वो जाती हैं वहाँ पे और तो तुलसीदास थे उस समय रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, तो वो वहाँ जाती हैं और काफ़ी तपस्या करती हैं, लेकिन भगवान राम उन्हें दर्शन देते हैं। फिर वो नदी में जाती हैं तो वहाँ पे उनको एक मूर्ति मिलती है और फिर उन्हें स्वप्न आता है कि ये मूर्ति, कई शर्तें हैं इसको ले जाने के लिए। पहली, ये एक बार यहाँ से पुष्य नक्षत्र में ही इसको ले जाया जा सकेगा और साथ में ये मूर्ति अगर एक बार जहाँ स्थापित हो गई तो उसके अलावा ये हिलेगी नहीं। तो इस मूर्ति को जब लाया गया तो रात हो गई थी। इस जो नया आप लक्ष्मण मंदिर देख रहे हैं इसमें इसको रखा जाना था, लेकिन रात होने के कारण वो जो सामने है देख रहे हैं वो रसोई है, तो महारानी ने अपने रसोई घर में भगवान की मूर्ति स्थापित की। लेकिन अगले दिन जब मूर्ति को उठाने की कोशिश की गई तो कितनी भी कोशिश की गई लेकिन कोई भी उस मूर्ति को उठा नहीं पाया और अंत में प्रभु का चमत्कार मान के इस रसोई घर को ही भगवान राम का मंदिर मान लिया गया, क्योंकि भगवान राम की मूर्ति का मुख महल की ओर था, मंदिर की ओर नहीं था। इसी वजह से काफ़ी मान्यताओं के कारण भगवान राम को ओरछा का राजा माना गया और उनका राज्याभिषेक भी किया गया। इसी कारण से भगवान राम को अयोध्या का राजा माना जाता है और उनको राम राजा कहा जाता है। इसलिए पूरे भारत में भगवान राम को राजा के रूप में सिर्फ अयोध्या में, यहाँ पे ओरछा में ही पूजा जाता है। बाकी जगह इनको भगवान माना जाता है और अभी भी इनको 2 समय गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं राम मंदिर, जो राम राजा मंदिर है उसकी ओर। लेकिन अभी मंदिर बंद है तो हम लोग बाहर से इसके दर्शन करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग जो सबसे विशाल मंदिर है लक्ष्मण मंदिर उसकी दर्शन कराएंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ की यात्रा को समाप्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कई सारी इमारतें, संरचनाएं हैं। हम लोग असंभव है इस वीडियो में उसको बहुत जल्दी दिखाना। और वो आप जो देख रहे हैं तो खम्भे, वो हरदौल, वो 2 खम्भे हैं आला उदल के। कहा जाता है कि इनकी परछाई कभी समय यहाँ मिलती है, तो आला उदल 2 भाई थे। और इसके अलावा हरदौल की भी यहाँ पे समाधि बनी हुई है। हरदौल यहाँ के राजा के एक बहुत ही ताकतवर सेनापति। ये भगवान राम राजा का मंदिर है और ये वही रसोई थी जो मधुकर शाह जी की जो धर्मपत्नी थी उनकी ये रसोई थी, और जो मूर्ति लाई थी वो यहीं स्थापित होकर रह गई और उसको इस विशाल मंदिर में स्थापित किया जाना था, लेकिन वो उसको कोई हिला भी नहीं सका। अभी मंदिर बंद है इसलिए हम लोग अंदर नहीं जा सकेंगे और लक्ष्मण मंदिर खुला हुआ है। तो चलिए हम लोग चलते हैं लक्ष्मण मंदिर की ओर। ये राम राजा मंदिर से बिल्कुल लगा हुआ ये मंदिर है और यहाँ से जाने पर हम लोग सीधे लक्ष्मण मंदिर की तरफ पहुँच जाएंगे। विशाल ये नीचे पत्थरों से, उसके बाद ईंटों से, ये 2-3 प्रकार के जो संरचनाएं होती हैं उससे लेके ये इस मंदिर को बनाया गया है। बहुत ही विशाल मंदिर है। ये आप इसकी विशालता इससे देख सकते हैं, इसके छोर से। और ये बिल्कुल सामने, अगर ये जो मंदिर है इसके बिल्कुल सामने भगवान राम जो किला है वो इसी वजह से इसको राम राजा मंदिर कहा जाता है। ये है वो विशाल लक्ष्मण मंदिर और काफ़ी सारे मंदिर हैं
हम लोग वहाँ तो नहीं जा सकेंगे। ये आप ये सामने देख रहे होंगे, ये पीछे आपको दिख रहा होगा, ये एक और मंदिर है। तो अभी हम लोग लक्ष्मण मंदिर जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, ये रास्ता जाता है लक्ष्मण मंदिर की ओर। चलिए रहे, ये हम चतुर्भुज मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। ये अंदर काफ़ी सुंदर एक मंदिर है और ये मंदिर मधुकर साहब बुंदेला के द्वारा बनवाया गया था। और उनकी जो धर्मपत्नी थी गणेश पर, वो यहाँ पे भगवान राम की मूर्ति को स्थापित करना चाहती थी, लेकिन उसी समय जो बुंदेलखंड का पश्चिमी भाग होता है उस पर मुगलों का आक्रमण हो जाता है और इस मंदिर का निर्माण अधूरा रह जाता है। इसके बाद उनके जो पुत्र होते हैं वीर सिंह बुंदेला, वो इस महल का निर्माण पूरा कराते हैं। और फिर जो उस समय जब आक्रमण हुआ, उस समय गणेश कुंवर भगवान राम की मूर्ति को अपनी महल में स्थापित कर लेती हैं। तब से वो उसी महल में रहती है। उसकी कहानी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और फिर ये महल बनाया जाता था, यहाँ पे किसी दूसरी अन्य मूर्तियाँ स्थापित की जाती है। देखिए इस मंदिर की विशालता को आप देख सकते हैं कि कैसे ये बिना किसी स्तंभ के इस विशाल हॉल को निर्मित किया गया है। काफ़ी ऊंचा है, आप यहाँ से देखिए, ये काफ़ी ऊंचा है। इसके दरवाजे जो ऊपर जाने वाले हैं बंद किए गए हैं। और ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये यूरोपी की जो चर्च बनाने की जो शैली होती थी, ये वही शैली है। इसी शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें मेहराबों की सहायता से पिलर की जो आवश्यकता थी उसको खत्म किया गया। ये वहाँ के गेट हैं जिनसे जा सकते हैं। काफ़ी मंदिर ये विशाल चतुर्भुज मंदिर है। इसमें ये कई मंजिलें, यहाँ से जाया जा सकता है। आप एक भूल भुलैया जैसा एक रास्ता है, इससे आप ऊंचाई तक इसमें जा सकते हो। काफ़ी चारों तरफ का एक सुंदर नज़ारा यहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अभी हम लोगों के पास टाइम कम है, तो चलिए हम लोग अब ओरछा से विदा लेते हैं और अगला स्थान जो है झांसी का किला, उसकी ओर हम लोग चलते हैं।